हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन हम लोग आज के सेशन में लेके आए। आज का जो पेपर होगा वो आपका 27 फरवरी 2020 का जो पेपर हुआ था गाइस, ठीक है। एक ही शिफ्ट में कंप्लीट मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए जो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे टेक्निकल के, आज उसमें का हम लोग कुछ पार्शियल क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारी क्लास 1 के अंदर। हम लोग चाहते तो ये कंप्लीट 100 क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये क्योंकि हमारे जेई का पेपर ना होने के कारण इसको थोड़ा सा डिटेल में हमें समझना रहता है, इसलिए हम लोग क्लास बाय क्लास इसकी स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसकी सारी सीरीज जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करेंगे पीओआई के सॉल्यूशन के, ठीक है। इसके बाद अगर आपको 2017 का भी पेपर सॉल्यूशन चाहिएगा तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, बट फर्स्टली विल डू द लेटेस्ट पेपर जो कि आपका 27 फरवरी 2020 को पूछा गया था। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आपको ऑल पे क्लिक कर लेना गाइस, और जानना है कि अगर 2026 के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो किस तरीके से लेवल जो है प्रीवियसली एमटी इलेक्ट्रिकल में बेसिकली कोल इंडिया के मैनेजमेंट एंड इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन में पूछा गया था। इस साल हो सकता है पेपर आपका इजी भी है और आपका हो सकता है जो प्रीवियसली आपका जो पैटर्न है वो भी अब फॉलो हो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर आपका पेपर इजी आता है, ठीक है, तो उसके कारण कट ऑफ काफ़ी बूस्टअप हो जाता है, ठीक है। अगर पेपर मॉडरेट आ जाता है तो उस केस में आपका टॉलरेबल ही आपका कट ऑफ जो है आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले अगर आपने 2 सेशन नहीं देखे होंगे, जो हमने आज ही के दिन जो एनालिसिस का सेशन हमने दे रखा है इस 2022 के पेपर के एनालिसिस के अंदर आपके जो पूरे 100 क्वेश्चन थे उसके सब्जेक्टिव एनालिसिस एंड डिटेल टॉपिक वाइज जो डेप्थ थी, कितना डिफिकल्ट है पेपर, कितना मॉडरेट था पेपर, कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कौन से की पॉइंट से क्वेश्चंस पूछे गए थे, वी हैव डिस्कस ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो ये आप सेशन जाके देख सकते हो। साथ साथ अगर आपको 100 क्वेश्चन के जो नॉन टेक्निकल के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी चाहिए होगी, इसका जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश का डिटेल सिलेबस चाहिए होगा, एंड पेपर 1 का कंप्लीट नॉन टेक का जो 50 डेज की स्ट्रेटेजी अगर आपको चाहिए होगी तो ये सेशन जाके देख लीजिएगा। इन दोनों के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, ठीक है। मोर ओवर अगर आपने इसका डिटेल नोटिफिकेशन नहीं देखा होगा तो जाकर देख सकते हो। कट ऑफ की वीडियो ऑलरेडी दे रखी है, एंड 50 डेज का टेक्निकल का जो पेपर 2 का प्लानिंग है ये हमने ऑलरेडी सिलेबस के साथ हमने आपको प्रोवाइड करा दिया। अगर आपको अभी तक सिलेबस नहीं मिला होगा पीडीएफ में तो मुझे टेक और नॉन टेक का जो कंप्लीट सिलेबस है इंक्लूडिंग अवर क्लास शेड्यूल तो आप मुझे मांग सकते हो। सिर्फ आप मेंशन करते वक्त जो व्हाट्सएप करते वक्त जो क्या कीजिएगा, सिर्फ आप नाम और CILMT मत कीजिएगा, आपका नाम, ठीक है, CILMT लिख के आपकी ब्रांच भी मेंशन कीजिएगा, सो दैट आपको उसके अकॉर्डिंगली हेल्प की जाएगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप ये सारे सेशन जाके देख सकते हो, इसके सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर जो है हमने इस सीक्वेंस में फॉलो किया। 2020 का जो पेपर था 27 फरवरी 2020 का, ठीक है, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली आपको टेक्निकल के क्वेश्चन एक्सप्लेन करा दी जाएंगे। अगर आपको ऐसे पेपर जानना होगा तो आपको दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फ्री में पीवाईक्यू के फोल्डर में आप जाके प्रीवियस ईयर आंसर की के पीडीएफ्स को फ्री में एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको और कोई पेपर ऐड करना होगा तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम लोग वो भी पेपर ऐड करवा देंगे आपके लिए, ठीक है। मोरओवर अगर आपको फ्री क्विजेस अटेम्प्ट करना है, चाहे वो नॉन टेक्निकल हो या टेक्निकल की, तो दोनों एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके रखना होगा, ठीक है। अभी हमको पता होगा जिस तरीके से कोल इंडिया का मैनेजमेंट ट्रेनिंग का इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन का पैटर्न है, ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन आपको नॉन टेक्निकल में है, जिसमें जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स भी आजकल इंक्लूडेड है। तो उसके लिए भी आपको मैंने प्लेलिस्ट बता के रखी गई, और यूनियन बजट भी उन्होंने मेंशन किया था। तो यूनियन बजट हो चाहे आपके मंथली करंट अफेयर्स के सेशन क्यों ना हो, इंक्लूडिंग स्टैटिक जीके, तो इसके प्लेलिस्ट भी मैंने आपको दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके कैपिटल चैनल पे आप फ्री में यूट्यूब पे देख सकते हो। इन सारे मंथली करंट अफेयर्स को तो भी एटलीस्ट आप करके रखिएगा अलॉन्ग विथ योर स्टैटिक जीके, सो दैट आप मैक्सिमम स्कोर पाओगे इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो एग्जामिनेशन का पैटर्न है आपको मैंने क्लियरली बता दिया है। अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा। जो चीज़ें मैं आपको इंप्लीमेंट करने के लिए बताऊंगा वो प्लीज़ आप थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। द क्वेश्चन इज द लाइन करंट फ्लोइंग इन द लाइन्स फॉर टुवर्ड अ बैलेंस लोड कनेक्टेड इन अ डेल्टा आर, आई इज इक्वल्स टू 100 एट एंगल ऑफ 0, आई बी इज इक्वल्स टू 141.4 एट एन एंगल ऑफ 225 एंड आई सी इज इक्वल्स टू 100 एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। फाइंड द सिमेट्रिकल कंपोनेंट ऑफ द लाइन करंट। हमें क्या निकालना है, सिमेट्रिकल कंपोनेंट निकालना है लाइन करंट का, ठीक है। तीनों लाइन करंट की वैल्यूज दिया गया है। अगर सिमेट्रिकल कंपोनेंट मतलब कि कौन सी वैल्यू निकालनी होगी, आपको आई0, ठीक है, IA1 और IA2 की वैल्यूज निकालनी होगी, ठीक है। इसके लिए बेसिक सा फॉर्मूला लगता है सिमेट्रिकल कंपोनेंट का। लेट्स कंसीडर अब हमारे पास में IA0 की वैल्यू निकालनी है, तो उसको हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। जस्ट मिनट, इसका इरेज कर देते हैं। तीनों का डिफरेंट डिफरेंट कलर में हम लोग पढ़ेंगे। वो रहेगा हमारे पास में 1/3 इन ब्रैकेट IA प्लस IB प्लस IC, ठीक है, राइट। इसके बाद में IA1 का वैल्यू रहेगा, विल चेंज द कलर सो दैट आप डिस्क्रिमिनेट कर सको इसको। IA1 will be equals to 1/3 IA plus AIB plus A square IC, right, and that IA2 ये जो रहेगा हमारे पास में सिमेट्रिकल कंपोनेंट लास्ट वाला, वो रहेगा हमारे पास 1/3 IA plus A square IB
प्लस ए आई सी, ठीक है। इसको आपको इवेल्युएट करके आपको सारे वैल्यूज निकालने रहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कौन से वैल्यूज गिवन है, ठीक है। आई ए का वैल्यू गिवन है, आई बी का वैल्यू गिवन है एंड आई सी का, तीनों का वैल्यूज वी हैव गिवन। यहाँ पे अब आप कहोगे कि सर ए का वैल्यूज क्या है, जो अभी फ्रेशर्स है, जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो ए का वैल्यू रहता है, ए इट इज़ गिवन एज अ 1 एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो रोटेशन है हमारे 120 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। एंड अगर हम लोग बात करते हैं ए स्क्वायर की तो हो जाएगा 1 एट एन एंगल ऑफ माइनस 120 डिग्री, या फिर हम लोग कहेंगे 240 डिग्री, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, माइनस 120 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 240 जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिस्पेक्टिवली। क्लियर हो चुका। और बाकी तीनों भी वैल्यूज आई आई बी एंड आई सी की गिवन है, ओके। तो अगर हम लोग आई की वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है, तो वो है 100 एट एंगल ऑफ 0। तो यहाँ पे जो है एक छोटी सी चीज़ आपको करनी रहेगी, मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता देता हूँ। ये सेशन आपको जाके यूट्यूब पे देखना होगा, इसके लिए आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, ठीक है। ये काफ़ी फंडामेंटल सेशन है गाइस, ठीक है। रेक्टेंगुलर टू पोलर क्वेश्चन जो है कन्वर्ट करने के लिए आपको फंडामेंटल्स आना जरूरी होता है, चाहे एडिशन हो सब्सट्रैक्शन हो। जैसे आपको पता है, ठीक है, हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन वी प्रेफर पोलर फॉर्म, ठीक है। तो ये सेशन जाके जरूर देख लीजिएगा, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू थ्रू आउट योर सिलेक्शन, ठीक है। एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके मैं बाद में एक्सप्लेन करा देता हूँ, पहले हम लोग इसको सोल्यूशन को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई ए का वैल्यू निकल गया राइट, वो रहेगा हमारे पास में 100 प्लस J0, ओके। ये जो हमने कन्वर्ट करके बताया आई 100 प्लस J0, ये आई ए का वैल्यू रहेगा। आई बी का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है, वो रहेगा हमारे पास 141 एट एन एंगल ऑफ 225 डिग्री, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं, मैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूर इसको सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा सा एफर्ट लेके वो सेशन जाके देख लेके। रेक्टेंगुलर एंड पोलर कन्वर्जन आपको आना चाहिए, हम लोग इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करें, ठीक है। 141.4 एट एन एंगल ऑफ 225 डिग्री का जो हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्मेट आता है, वैल्यू आता है, वो आता है -100 माइनस J100, ठीक है। एंड आई सी की वैल्यू जो निकल के आती है वो आती है 100 एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, पोलर फॉर्म में गिवन है, इट इज़ गिवन एज अ J100, ओके। क्लियर हो चुका। अब यहाँ पे हम लोग I0 की अगर वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने रहेंगे, ठीक है, I0 का वैल्यू में, ओके। तो यहाँ पे हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, आई चेंज द कलर सो दैट आप इसको मैं डिस्क्रिमिनेट करके समझा सकूँ, ओके। तो I0 विल बी इक्वल्स टू 1/3, ओके। आई का वैल्यू कितना है 100 प्लस J0, राइट, या फिर हम लोग J0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्लियर सी बात है, ठीक है, प्लस -100 माइनस J100 प्लस आपका रहेगा J100, पूरा समेशन जो है आपका 0 आता है इसका, ठीक है। I0 विल बी इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक वैल्यू निकल के आ गई, ओके। क्लियर हो चुका। अब देखिए जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जो है नियरली 0 है, उसके बाद में अगर हम लोग कैलकुलेट करते तो इसका जो सेम आपके पास I1 और I2 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बेसिक मैथमेटिक्स आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जिसमें I1 का वैल्यू निकल के आएगा हमारा, वो रहेगा नियरली 111 एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, एंड I2 का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा नियरली 29.88 एट एन एंगल ऑफ 105 डिग्री, ओके, जो कि हमारे वैल्यू में ऑप्शन जो है सी में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो I0 का वैल्यू 0 आ चुका, यहाँ पे हम लोग इसको पॉज करके ऑप्शन सी जो है करेक्ट मार्क कर सकते थे, क्लियरली अगर हम लोग देखेंगे तो, ठीक है, क्योंकि I0 का जो है, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं तो जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जो है ऑलमोस्ट 0 होने के कारण जो है इसको हम लोग डायरेक्टली ऑप्शन मार्क करके मूव ऑन कर सकते थे इफ़ यू डोंट वांट टू कैलकुलेट दिस I1 एंड I2। उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होते तो जाकर आप ऐसे जो रिस्क है आप लेके इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू हमारे पास आ जाता है, इससे भी हम लोग डिस्क्रिमिनेट करके सकते हो कि ऑप्शन आपका करेक्ट है करके अगर आपने I1 का भी वैल्यू निकाला तो I2 तक वैल्यू निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहती। क्लियर हो चुका, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेशन जो हमने रिकमेंड किया है इसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा, अगर लिंक नहीं मिलती है तो मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको दे दूंगा, ज़रूर जाके वॉच करना है वो सेशन को, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अ सिग्नल हैविंग अ स्पेक्ट्रम रेंजिंग फ्रॉम DC 10 kilowatts is to be sampled and converted into discrete form, ठीक है। What is the minimum number of samples per second that must be taken to ensure the recovery, ठीक है। एक सिग्नल है जिसका स्पेक्ट्रम है रेंज कर रहा है, ठीक है, DC टू
10 किलोहर्ट्ज़, जो कि सैंपल किया जाना है और उसको डिस्क्रिप्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कितना मिनिमम साइकिल जो है, या फिर हम लोग कहेंगे कितने मिनिमम सैंपल जो है पर सेकंड हमें लेने पड़ेंगे, सो दैट हम लोग उसकी रिकवरी को इंश्योर करें। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है सिग्नल की वो हमारी है बताई गई है 10 किलोहर्ट्ज़ की। ओके, तो जो नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या होता है, ध्यान रखिएगा। नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम के अकॉर्डिंगली ध्यान दीजिएगा, एफ ऑफ एस इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एफ मैक्स। ठीक है, तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 2 विच इज़ 20 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, तो कितना होना चाहिए, 20,000 सैम्पल्स पर सेकंड। ठीक है, लेकिन 20,000 है क्या, नहीं, यहाँ पे 2K लिखा है, 20K लिखा गया है, K का ही मतलब होता है 1000। ठीक है, या फिर 20,000 रहा तो भी वो आंसर करेक्ट होता है, या फिर आपको बताया गया विच इज़ द 20K सैम्पल्स पर सेकंड जो है हमारे पास ऑप्शन ए में गिवन करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन सी में गिवन है विच इज़ 20 सैम्पल्स पर सेकंड है, बट 20K दैट मीन्स 20,000 सैम्पल्स पर सेकंड, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द क्वेश्चन इज टू इंप्रूव द पावर फैक्टर एंड फीडर वोल्टेज कंट्रोलर विच कॉम्पेंसेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर हमें पावर फैक्टर इंप्रूव करना होगा, अगर फीडर वोल्टेज कंट्रोलर को इंप्रूव कराना होगा, तो कौन सा कॉम्पेंसेशन हमें रिक्वायर्ड रहेगा, तो उसके हम लोग शंट कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, शंट कैपेसिटर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देखिए, पावर फैक्टर करेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछ सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आप ध्यान में रख लीजिएगा, फैक्ट्स कंट्रोलर के ऊपर डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो जो रिएक्टिव पावर जो है हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, वो हम लोग एक तो सिंक्रोनस कैपेसिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, शंट रिएक्टर हो गया, ठीक है, शंट कैपेसिटर हो गया, फिर सीरीज कैपेसिटर के थ्रू हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमें जो कोई भी हमारा इंडक्टिव लोड जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन में कनेक्ट होता है, तो पावर फैक्टर लैग करता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ लैगिंग लोड करंट। ओके, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए शंट कैपेसिटर जो है वो हमारा कनेक्ट किया जाता है, सो दैट जो करंट है वो ड्रॉ करेगा लीडिंग को, सो दैट जो लीडिंग टू द सोर्स वोल्टेज, जिसके कारण जो पावर फैक्टर हमारा इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, ये बैटरी कैपेसिटर जो है इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, बैटरी का सिंबल ऐसा होता है, व्हेनेवर यू आर ड्राइंग ऑल्सो आप मेक श्योर कीजिएगा दोनों जो लाइंस होती है वो इक्वल होनी चाहिए, सो दैट हम लोग उसको कैपेसिटर डिफाइन करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लैप्लासियन ऑफ द पोटेंशियल फंक्शन v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, जो पोटेंशियल फंक्शन हमारे पास बताया गया v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसका लैप्लासियन हमें निकालना होगा। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे डेल स्क्वायर v इज इक्वल्स टू डेल v डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल v बाय डेल वाई स्क्वायर, या फिर हम लोग कहेंगे डी वाई स्क्वायर एज वेल। ठीक है, प्लस डी वी बाय डेल से स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जो है v का फंक्शन बताया गया। ठीक है, क्लियर हो चुका, तो उसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ओके, स्क्वायर है तो यहाँ पे हमें v की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने देंगे। ठीक है, v का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, प्लस डेल डेल वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डेल डेल जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे इसको कंप्लीट सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास में वैल्यू निकल के आएगी वो रहेगी डेल स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर का विच इज़ 2, राइट, डेल स्क्वायर वी बाय डेल वाई स्क्वायर का वैल्यू आएगा ये अगेन 2, एंड हमारा जो थर्ड है डेल स्क्वायर वी बाय डेल जेड स्क्वायर का भी वैल्यू जो आएगा वो भी आएगा हमारे पास 2। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग तीनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, ठीक है, तो इनों का तीनों का सब्स्टिट्यूशन आएगा 2 + 2 + 2 विच इज इक्वल्स टू 6। ओके, क्लियर है, ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, सिंपल से आप शॉर्टकट भी इसको अप्लाई कर सकते थे, लेकिन द थिंग इज कि फंडामेंटल अप्रोच जो है आपको ज़रूर लगाना रहता है इस केस में। ओके, क्लियर हो चुके हैं, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द क्वेश्चन इज the minimum number of wattmeters required to measure the 3 wire balanced or unbalanced power is what। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, जेईई में
काफ़ी प्रीवियसली एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन अभी तक के, ठीक है। 3 फेज 3 वायर है जिसमें न्यूट्रल एब्सेंट है, तो आपको जो मिनिमम नंबर ऑफ वाट मीटर की रिक्वायर्ड संख्या रहेंगी वो आपकी रहेगी 2, ठीक है। इसके लिए आपको मैं एक एडिशनल चार्ट है प्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। अगर आपके पास न्यूट्रल वायर अवेलेबल होता है, ठीक है, न्यूट्रल वायर अवेलेबल होता है, ठीक है, तो 1 वाट मीटर पर फेज हमें रिक्वायर्ड रहता है। लेकिन अभी हमारे पास में न्यूट्रल वायर प्रेजेंट नहीं है, 3 फेज 3 वायर सिस्टम है, ठीक है, तीनों फेजेस है, ठीक है। तो इस केस में हमारा n-1 वाट मीटर की रिक्वायरमेंट रहेंगी, ठीक है। n- मतलब कितने फेजेस हैं हमारे पास, 3-1, ये उतना आ जाएगा हमारे पास में वैल्यू 2। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ये होता है हमारा ब्लॉन्डेल्स थ्योरम। ये हमें यूज़ किया जाता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ टोटल पावर। अगर पावर मेजर करना होगा टोटल पावर सिस्टम में, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ फेजेस है उसमें अगर हमारे पास बताया गया, लाइक लेट्स कंसीडर, हम लोग कंसीडर करते हैं कि लाइक टू मेजर द टोटल पावर इन एन फेज सिस्टम। अगर एन फेज सिस्टम में टोटल पावर अगर मेजर करना होगा तो कितने नंबर ऑफ वाट मीटर के रिक्वायर्ड रहेंगे हमें, ठीक है। तो नंबर ऑफ वाट मीटर की संख्या हमें रहेंगी। अगर हमारे पास न्यूट्रल वायर अवेलेबल है तो वो n रहेगा, ठीक है। एंड अगर हमारे पास न्यूट्रल वायर अवेलेबल नहीं है तो वो रहेगा n-1। क्लियर हो चुका। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, इट हैज़ बीन आस्क्ड इन मेनी टाइम्स इन जेईई एग्जामिनेशन ओनली। ओके, क्लियर है। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 एम्पियर टर्न्स and area of 70 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। सेंटर से हमें एक कॉइल है 100 एम्पियर टर्न्स का, इसका हमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालना है, ठीक है। इसको हम लोग अगर विजुअलाइज करते हैं इमेज के फॉर्म में तो काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देख लीजिएगा, इट इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल एंड यहाँ पे जो x का वैल्यू दिया गया है वो है हमारे पास सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ठीक है। r ये जो होगा हमारे पास में रेडियस हो गया और ये हो गया जी हमारे पास में कॉइल। ओके, क्लियर हो चुका। इसके लिए हमारे पास में दो फॉर्मूला जो है वो इवेल्युएट करके हम लोग निकाल सकते हैं, एक तो एरिया का टर्म्स में या फिर आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी ले सकते हो। इट इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल विच इज गिवन एज अ b इज इक्वल टू μ0 इंटू n इंटू i r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर इन ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब x क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये जो स्मॉल r, ये जो r गिवन है स्मॉल r, इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ द कॉइल ये हो जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जिससे हम लोग r का वैल्यू निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो एरिया ऑफ द कॉइल गिवन है विच इज 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डेसिमल पॉइंट के मल्टीप्लिकेशन का, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है क्लियरली। ओके, ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे तो काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये माइक्रो डेस्ला है 13.7 माइक्रो डेस्ला, ठीक है, 103.7 माइक्रो डेस्ला, सिमिलर से ऑप्शन थे। आपको मेक श्योर करना होगा कि आपकी गलतियां ना हो, ठीक है। एरिया यहाँ पे बताया गया जो चीज है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, एनआई का वैल्यू गिवन है 100 एम्पियर टर्न्स, एक्स का वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे एक ही यूनिट में, वो रहेगा हमारे पास 0.10 मीटर्स। ओके, क्लियर हो चुका। तो यहाँ पे हमें एरिया का भी वैल्यू बताया गया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं विच इज अ 70 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा एक एरिया। पे मैं डायरेक्टली मेंशन करते चलता हूँ। और यहाँ पे हम लोग आर का वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं। आर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया, ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 70 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाय पाई, ठीक है। इसका वैल्यू जो आता है हमारा, ये वैल्यू निकल गया, फिर हम लोग डायरेक्टली अंडर रूट के इसमें भी टर्म्स में निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे जो आर का वैल्यू निकल के आएगा ये आ जाएगा हमारे पास 0.0472 मीटर्स। ओके, स्मॉल आर का वैल्यू निकल गया, आप दैट मीन्स ये रेडियस हो गया। ओके, एक्स का वैल्यू गिवन है विच इज 0.1 मीटर्स। ओके, मीटर्स में हमने उसको कन्वर्ट करा दिया। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं इस फॉर्मूला में, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे बताया गया। ओके, तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों के अगर हम लोग एडिशन करेंगे, ठीक है, विच आर स्क्वायर का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो रहेगा हमारे पास में 0.0472 का जो स्क्वायर रहेगा वो रहेगा हमारे पास 0.002228 प्लस हमारा पास जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू गिवन है विच इज़ 0.1 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो 0.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.01। ओके, तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकल के 0.012228। ओके, ये हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है। इसका अगर हम लोग आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का टू द पावर 3/2 ये वैल्यू निकालते हैं तो इसका भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो निकल के आएगा, ठीक है, इसको आपको कैलकुलेशन ज़रूर करना होगा 0.001352। ओके, ये इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। ओके,
एंड जो हमारा न्यूमरेटर में है हमारे पास म्यू जीरो इंटू एन आई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। आई विल चेंज द कलर सो दैट आप इसको समझ सको, ठीक है। मतलब कि क्या है, म्यू जीरो इंटू एन आई इंटू आर स्क्वायर। एन आई का वैल्यू ऑलरेडी 100 गिवन है। म्यू जीरो का वैल्यू क्या होता है, परमेबिलिटी, ठीक है। परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम वो होता है हमारे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 100 इंटू ये जो वैल्यूज हमारे पास आ चुके हैं किसकी, आर स्क्वायर की, जो हमने निकाली थी, ये है ये आर स्क्वायर की 0.0022228, ओके। तो ये अप्रॉक्सीमेट इसका वैल्यू निकल के आता है 2.80 इंटू 10⁻⁻7, ओके। यहाँ तक ये न्यूमरेटर का पूरा वैल्यू हमारे पास आ चुका है, क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे सारे वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। आई इरेज दिस आउट सो दैट आप इसको समझ सको। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है क्वेश्चन। अब इस साल का जो हमें प्रेडिक्शन लग रहा है कि आई डोंट थिंक कि इतने कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। जिस तरीके से जो शिफ्ट हुआ है 2019 से 2026 तक के, आजकल काफ़ी सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, बट डेफिनेटली आपको न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ठीक है। तो बी का वैल्यू क्या रहेगा समझिएगा, बी विल बी इक्वल्स टू 2.80 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आया था हमारा वो था 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ओके। दैट मीन्स हमें ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना रहेगा 0.001352 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली गिवन एज अ 1.037 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, या फिर हम लोग लिखेंगे 103.7 इंटू 103.7 इंटू या फिर हम लोग कहेंगे माइक्रो टेस्ला, क्लियरली। 10⁻⁻4 है, तो दो जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइक्रो टेस्ला, ये आएगा हमारे पास में बी का वैल्यू विच इज़ गिवन इन ऑप्शन सी, क्लियर हो चुका। अब यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा भी अगर आपका डेसिमल पॉइंट का कैलकुलेशन अगर गलत हो जाता है इस केस में तो ये आंसर शिफ्ट हो जाता है। इसके लिए ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच क्या होगा, अगर आपको न्यूमेरिकल पता है, ऑप्शन डिस्टिंक्ट है, ऑप्शन अलग अलग है और आप सॉल्व कर सकते हो उतना टाइम फ्रेम में, तो ही जाके ऐसे न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं तो अगर आप ऐसे सारे क्वेश्चंस को समय सॉल्व करने के लिए 10 से ज़्यादा मिनट अगर स्पेंड कर देते तो उस केस में आप ऑप्शनल रख सकते हो ऐसे ऑप्शन क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। क्लियर हो चुका, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The question is, for a system transfer h of s is equals to s upon s plus 5 upon s square plus 5s plus 6 function, find the zero state response when the input is x of t is e raised to power minus 3t u of t, ओके। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात की है, h of s की वैल्यू बताई गई है, हमें क्या है जीरो स्टेट रिस्पॉन्स निकालना होगा, ओके। तो जीरो स्टेट रिस्पॉन्स ये हमारा क्या आता है, y of s इक्वल्स टू h of s into x of s, ठीक है। ये x कैपिटल होता है, नॉट अ स्मॉल, ओके। तो यहाँ पे देखिए इसके फैक्टर को हम लोग फैक्टराइज करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6 का, ठीक है। तो एडिशन हमारे पास 5 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन हमारा 6 आना चाहिए, दोनों साइंस पॉजिटिव है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है जनरली, ये आ जाएगा s प्लस 2 और ये आ जाएगा s प्लस 3, ठीक है। इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करते तो इनपुट की वैल्यू गिवन है विच इज x ऑफ t विच इज e raised to power minus 3t, ठीक है, u of t, ओके। तो इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा -3 है तो हमारा प्लस हो जाएगा 1 अपॉन, या फिर हम लोग डायरेक्टली करेंगे, देखिए x ऑफ t का ये, इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, x ऑफ t विल बी इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन s प्लस 3, प्लस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस था इसलिए हमने प्लस ले लिया। बेसिक लैपलास फॉर्म का ये ट्रांजिशन था, तो ये हमने देख लिया। अभी हमारे पास जीरो स्टेट रिस्पांस का जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे दे रखा है, इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। y ऑफ s, ठीक है, यहाँ पे इक्वेट कर देता हूँ, आई विल चेंज द कलर गाइस, ठीक है, देखिएगा y ऑफ s विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है, h ऑफ s का ये वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, s प्लस 5, ओके, डिवाइडेड बाय s प्लस 2 s प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन s प्लस
3। ओके, क्लियर हो चुका। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगा। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको यहीं पे ड्यू टू स्पेस कंस्ट्रेंट यहाँ पे लिख लेता हूँ s+3 का होल स्क्वायर। ओके, तो हम लोग इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालते हैं, तो ये वैल्यू किस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, s+5 देखिए डिवाइडेड बाय s+2 इन ब्रैकेट s+3 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग डिफाइन करके a डिवाइडेड बाय s+2 प्लस b डिवाइड बाय s+3 प्लस c डिवाइड बाय s+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे सिंपल से वैल्यू, सिंपल सा आंसर आता है, वैल्यू पुट अप करो, a के लिए, b के लिए और c के लिए दोनों वैल्यूज निकल के आ जाती है। ठीक है, इससे कारण हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा, a का आएगा हमारे पास में 3, b का आएगा हमारे पास में -3 एंड c का आएगा वो आएगा हमारे पास में 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, आई विल हाईलाइट दिस, कहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी, ठीक है मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी। तो इसका फाइनल वाला इक्वेशन कैसा आएगा, वो आएगा हमारे पास में 3/s+2 प्लस b का वैल्यू कितना है 3/s+3 प्लस c का वैल्यू कितना गिवन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए b का वैल्यू जो था -3 था, तो हम लोग यहाँ पे माइनस यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे इधर ही। ओके, प्लस c का वैल्यू कितना था 2 डिवाइड बाय s+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसका वैल्यू आया गाइस, ये आया हमारे पास में y ऑफ स्मॉल s का। ठीक है, ओके क्लियर हो चुका। तो इसका लैप्लास इन्वर्स अगर हम लोग लेंगे, ओके तो ये कितना आ जाएगा। अब देखिए इसके लिए लैप्लास इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते तो आपको कुछ फंडामेंटल फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, मैं आपको लिख देता हूँ, या फिर आपको अगर शीट चाहिए होगी इसकी तो वो भी आपको दे दूंगा। ठीक है, क्लियरली यहाँ पे जस्ट मिनट, यस लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s+a, इसका वैल्यू क्या आता है, वो होता है e⁻⁻at u(t). ओके, और अगर यहाँ पे लैप्लास इन्वर्स ऑफ हम लोग कहेंगे 1/s+a का होल स्क्वायर आता है। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है ये इन टर्म्स ऑफ हम लोग t को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आ जाएगा t e⁻⁻at u(t). ओके क्लियर है, ये दोनों फॉर्मूला से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो जाहिर सी बात है गाइस, इसको हम लोग y(t) के अगर हम लोग इसमें कन्वर्ट करते, ठीक है यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, आई चेंज द कलर वंस अगेन, तो ये आ जाएगा हमारे पास y(t), क्योंकि हमने इन्वर्स ले लिया 3 है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 3 इंटू ये कॉन्स्टेंट है e⁻⁻2t u(t) माइनस, ठीक है यहाँ पे 3 है अगेन हमारे पास में। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 e⁻, यहाँ पे प्लस है -3t। ठीक है, यहाँ पे प्लस था इसलिए -2t लिखा था। ठीक है, इंटू u(t) प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2। एक सेकंड, यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन था, यहाँ पे जो वैल्यूज मैंने आपको सब्स्टिट्यूट करने बताई थी, ठीक है वो थी c का वैल्यू -2। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट सी बात है, यहाँ पे ये वैल्यूज भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने नोट किया, तो यहाँ पे भी हमारा ये वैल्यूज -2 में चला जाएगा, बाकी रेस्ट इज सिंपल है। ठीक है, राइट, माइनस यहाँ पे 2 कांस्टेंट है। ठीक है, t इंटू e⁻⁻3t u(t). ओके, ये आपका फाइनल जीरो स्टेट रिस्पॉन्स आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है। y(t) आप देख सकते हो 3 e⁻⁻2t 3 e⁻⁻2t u(t) माइनस 3 e⁻⁻3t, ठीक है u(t) माइनस 2t e⁻⁻3t u(t). ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। क्लियर हो चुका, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, फंडामेंटल अगर आपको आते हैं तो काफ़ी आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, एक लाइन में इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑन द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स फॉर द स्टेबिलिटी इज डैश। ठीक है, तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है, इम्पल्स रिस्पॉन्स फॉर द स्टेबिलिटी, वो ऑप्शन में हमारे गिवन है विच इज सी। ओके, तो डिस्क्रीट टाइम लीनियर टाइम इन्वायरेंट सिस्टम के लिए जो होता है, ठीक है डिस्क्रीट टाइम लीनियर टाइम इन्वायरेंट सिस्टम के लिए जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन रहती है हमारे BIBO स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, BIBO का मतलब क्या होता है, ओके BIBO का फुल फॉर्म होता है बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड आउटपुट। ओके, तो उसके लिए क्या होता है, समेशन ऑफ k टेंड्स टू -∞ to ∞ mod of h of k
लेस देन इन्फिनिटी, ये एक इसकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो हमारा एब्सोल्युटली समेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शन सी में गिवन है, ठीक है। समेशन ऑफ के टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मॉड ऑफ एच ऑफ के विच इज लेस देन शुड बी इन्फिनिटी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज when a single phase supply is connected across a single phase winding, the nature of the magnetic field produces dash, ठीक है। तो देखिएगा जब भी एक सिंगल फेज सप्लाई जो है, ठीक है, एक सिंगल फेज वाइंडिंग को कनेक्ट किया जाता है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट नहीं होती कंटिन्यूसली, क्योंकि सिंगल फेज ही सप्लाई, ठीक है, क्लियरली बताया जाए तो, ओके। तो उसके कारण जो मैग्नीट्यूड है उसका वो वैरी होता है साइनोसाइडली, ठीक है, और वो हमारे सेम एक्सिस में रहता है। जनरली इट्स मैग्नीट्यूड वैरी साइमल्टेनियसली एंड साइमल्टेनियसली विद द टाइम वाइल रिमेनिंग अलॉन्ग द सेम एक्सिस, ठीक है। उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका पल्सेटिंग रहता है, ठीक है। इट इज़ अ पल्सेटिंग इन नेचर, नॉट अ रोटेटिंग। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहता है। अगर ऐसे सिंगल से टू फेजेस रहते तो जाके वो रोटेशनल इनर्शिया आपका क्रिएट होता है, रोटेशनल टॉर्क हमारा क्रिएट होता है। लेकिन अगर हमारा सिंगल फेज है तो जस्ट हमारे पास साइनोसॉइडल जैसे पल्सेट करता है वैसे हमारा पल्सेटिंग नेचर में रहता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। The next question is, determine the force between two parallel conductor of the length 1 meter separated by a 50 centimeter in the air and carrying a current of 30 amperes in the same direction and opposite direction. सिंपल है गाइस, ये बात समझिएगा, यहाँ पे हमें फोर्स निकालना है बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर। अब देखिए अगर सेम डायरेक्शन में करंट जा रहे होगे, ठीक है, तो वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में आते तो उसका रिपल्सिव फोर्स हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड रहेगी, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड दोनों केसेस में सेम ही रहेगा, ठीक है। मतलब जो I1 और I2 की जो दोनों वैल्यूज रहेंगी वो हमारी सेम रहेगी। यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो आएगा F इज इक्वल टू μ0 इंटू I1 इंटू I2 इंटू L डिवाइडेड बाय 2πd, ओके। जहाँ पे I1 और I2 का वैल्यू दोनों सेम रहेगा 30 एम्पियर्स का, ठीक है। L विच इज़ गिवन एज 1 मीटर्स एंड D का जो वैल्यू गिवन है विच इज़ 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मीटर्स ये वैल्यू आ जाएगी। μ0 का वैल्यू परमेबिलिटी है वो हमारे पास 4π इंटू 10⁻⁷ ये रहेगा, ओके। तो इस वैल्यू में इस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते, ठीक है। वो कितना आ जाएगा 4π इंटू 10⁻⁷ इंटू I1 इंटू I2 विच इज़ 30 इंटू 30 इंटू L विच इज़ गिवन एज 0.5 डिवाइडेड बाय 2π इंटू D। डिस्टेंस जो हमारा ये डिस्टेंस है सेपरेशन का वो है हमारे 50 सेंटीमीटर, तो हम लोग उसको 50 सेंटीमीटर ना लेते हुए 0.5 लेंगे तो रहेगा हमारे पास 0.5 मीटर्स में, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये 2π ये कैंसिल हो जाएगा, 1 जा ये 2 जा आ जाएगा। आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 3600 इंटू 10⁻⁷, ओके। इसको हम लोग फर्दर और इवेल्यूएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन्स, ओके। या फिर हम लोग लेंगे 0.36 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन, ये वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। तो वैल्यू जो है हमारे पास में गिवन है, देखिए सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन में बताएगा तो ऑप्शन में हमारे पास सी में गिवन रहेगा, ठीक है। और 0.36 इंटू 10⁻³ न्यूटन एंड 0.36 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। क्लियर हो चुका? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the question is, the approximate efficiency of a 3-phase 50 Hz 4-pole induction motor running at a 1350 RPM is dash, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला इसके अंदर लगता हुआ है हमारा P input is to PCU is to PG, ये होता है हमारा 1:S:1 - S, ओके। तो हमें हमारा जो एफिशिएंसी रहती है रोटर एफिशिएंसी वो क्या रहती है हमारे पास आउटपुट अपॉन इनपुट, ओके। आउटपुट ये हमारा PG आएगा, PG डिवाइड बाय इनपुट क्या है P in, ओके। तो PG में क्या है हमारा 1 - S डिवाइड बाय हमारा P in में है हमारा 1, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा वो हमारा डायरेक्टली 1 - S ही आएगा, सिंपल है, ठीक है। इतना ही वैल्यू आपको ध्यान में रखना रहेगा, ओके। क्लियर हो चुका? अभी हमारे पास में सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। NS इज इक्वल टू 120 इंटू F डिवाइड बाय P। 120 इंटू F का वैल्यू गिवन है विच इज़ 50 एंड P इज गिवन एज 4। इसका स्टैंडर्ड वैल्यू आता है हमारे पास 1500 RPM। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो उस केस में 50 है या 60 है वो आपको ध्यान में रखना रहेगा। 1500 हमारा सिंक्रोनस स्पीड हमारा पास यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ चुका है। इसके बाद में हम लोग स्लिप का वैल्यू निकालेंगे विच इज S इज गिवन एज 1500 NS माइनस N जो कि रोटेटिंग स्पीड है, रोटर स्पीड है 1350 डिवाइड बाय 1500, ठीक है। तो 150 डिवाइड बाय 50 विच इज गिवन एज
0.1, ये आ गया हमारे पास स्लिप का वैल्यू। तो हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे विच इज़ गिवन एज ईटा, ठीक है, 1 माइनस एस। इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज की बात की गई है ऑप्शन में, तो हमारे पास 100 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो 1 माइनस 0.1, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, 1 माइनस 0.1 विल बी इक्वल्स टू 90, 0.9 इंटू 100 हो चुके हमारे पास आ जाएगा 90%। क्लियर है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, ये आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए, ठीक है, जो पावर फ्लो होता है हमारे इंडक्शन मशीन्स के अंदर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करने से पहले बताना चाहता हूँ गाइस, ये हमारे कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो हमारा पेपर 1 है, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन हमारे नॉन टेक्निकल से पूछे जाते हैं, जिसके अंदर जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश पूछा जाता है, ठीक है, 100 क्वेश्चन जो कि जैसे आपको मैंने बताया था। उसके लिए स्पेशल कूपन अभी भी वैलिड है MT400, तो आप इसका ज़रूर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कीजिएगा। ये काफ़ी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हमने कूपन कोड शुरू रखा है गाइस, तो आप ये मत वेट कीजिएगा कि एग्जाम फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो हम लोग बैच लेंगे, शुरुआत करेंगे। आज से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। 9 मई से इसकी बैच शुरू हो चुकी है। कैपिटोट्स की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इसकी बैच को एनरोल कर सकते हो। इसका जो शेड्यूल है उसका कंप्लीट PDF, सिलेबस एंड टाइम टेबल अगर आपको चाहिए होगा तो व्हाट्सएप पे आप मांग लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। पूरा सिलेबस कौन से दिन पे कौन सा सेशन इसका आने वाला है, ये सभी आपको मैंने दे रखा है। ये MT400 से आपको फ्लैट 400 रुपीज़ का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलर सा आपको कोल इंडिया का पेपर 2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पेपर 2 का बैच है, जिसको आपको 100 क्वेश्चन के लिए तैयारी करना रहेगा, इस पर भी हमने 500 रुपीज़ का कूपन कोड आपको दे रखा है। तो लिमिटेड टाइम पे होने के कारण इसको आप जल्दी से जल्दी यूज़ करके आज ही पेपर 2 के बैच को ज्वाइन कर लो, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ऑल कोर्स में, सेंट्रल कोर्स में जाना होगा और वहाँ पे अप्लाई कूपन के ऑप्शन पे आप इस कूपन कोड को लगा के 500 रुपीज़ का स्ट्रेट डिस्काउंट आप ले सकते हो। ये भी बैच हमारा 9 जून से 9 मई से शुरू हो चुका है हमारे कुछ ही दिनों पहले। इसको भी आप इसको एनरोल कर सकते हो। इसका शेड्यूल, सिलेबस अगर PDF चाहिए होगा तो व्हाट्सएप कर लेना, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका सिलेबस का PDF आपको दे दूंगा, और क्या शेड्यूल है बैच का वो भी मैंने दे रखा है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन इज, व्हेन द एमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द लोड, the high current will flow through the meter and meter may burn out. The meter acts as a voltmeter, the current will not flow through the meter reads the correct reading, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी एमीटर है हमारा वो लोड के अक्रॉस में कनेक्टेड किया जाता है, ठीक है, तो जितना करंट है वो हमारे मीटर के थ्रू हमारा फ्लो होता है, ठीक है, एंड मीटर में बर्न आउट। ओके, व्हेन एमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द लोड, जब हम लोग लोड के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं, द हाई करंट विल फ्लो थ्रू द मीटर एंड मीटर में बर्न आउट, ठीक है, क्योंकि एमीटर में लो रेजिस्टेंस रहता है और वो हमेशा ही सीरीज में जोड़ा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, विद द लोड। अगर हमारे अक्रॉस द लोड हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कनेक्टेड अक्रॉस द लोड का बताया गया, अक्रॉस द लोड, ठीक है, अक्रॉस द लोड उसको बताया गया, ठीक है, तो वो जो है वो एज अ पैरेलल सर्किट करके बिहेव करेगा, ठीक है। और अगर मान लो इसका जो रेजिस्टेंस है काफ़ी लो है और उसके पैरेलल में जो अगर जोड़ा गया तो ये बर्न आउट हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। हमारा जो एमीटर है वो सीरीज में जोड़ा जाता है, व्हेन एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, तब उसको कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है। पर जब भी वो अक्रॉस द लोड कनेक्टेड होगा, ठीक है, मतलब कि क्या, लाइक द पैरेलल कंडीशन में, ठीक है, उस केस में वो बर्न आउट हो सकता है, ठीक है। द हाई करंट विल फ्लो थ्रू द मीटर, क्यों, क्योंकि एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है वो काफ़ी लो रहता है, ओके, जिसके कारण जो हमारा करंट है वो काफ़ी हाई रहेगा और डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट हो सकता है, मीटर में भी बर्न आउट, ओके। तो हमारा जो वोल्ट मीटर है वो हमारे अक्रॉस द लोड पैरेलल में जोड़ा जाता है, ठीक है, एंड जो एमीटर है वो हमारे सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन काफी सिंपल सा था, ये भी पूछा गया था प्रीवियसली भी। एक सिंगल फेज 230 वोल्ट 1 किलोवाट हीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सिंगल फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई थ्रू द डायोड, कैलकुलेट द पावर डिलीवर्ड टू द हीटर एलिमेंट, ठीक है। एक हमारे पास सोर्स है और एक हमारे पास डायोड है। ये हीटर को हम लोग रेजिस्टर से कनेक्ट कर लेते, 230 वोल्ट 101 किलोवाट का हीटर है, एंड एक डायोड यहाँ पे जोड़ा गया, एंड इसका जो सप्लाई है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज के साथ जोड़ा गया। तो हमें पावर कितना डिलीवर हुआ ये हमें कैलकुलेट करना है, ओके। तो ये एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर करके वर्क करेगा गाइस। सबसे पहले तो हमें इसकी लोड रेजिस्टेंस का जो है RL का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू V²/RL, ये रहता है हमारा फॉर्मूला जिससे हम लोग RL का वैल्यू निकाल सकते हैं। RL कैन बी कैलकुलेटेड एज V² विच इज 230 स्क्वायर डिवाइड बाय P, 1 किलोवाट है तो हम लोग इसको 1000 डिफाइन करेंगे, ठीक है। V² भी हमने यहाँ पे मेंशन करा दिया विच इज़ 230 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका जो वैल्यू निकल के आता है वो आता है हमारा, ठीक है, 59, ये आएगा 52.9 ओम्स,
ओके 52.9 ओम्स यहाँ पे हमारा निकल के आ गया, ठीक है। तो ये जो सिंगल फेज 230 वोल्ट सप्लाई है ये थ्रू द डायोड जा रहा है, ठीक है। तो सर्किट जो है हमारा एज हाफ वेव रेक्टिफायर करके वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो VRMS का वैल्यू रहेगा यही सिर्फ चेंज हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 230 इंटू √2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। क्लियर हो चुका, क्योंकि हमारा VM का वैल्यू कितना रहता है 230 इंटू √2, राइट। सॉरी 230 जो हमारा VRMS इंटू √2, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखा 230 इंटू √2 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे VRMS का वैल्यू रहेगा 162.66 वोल्ट, ये हमारा VRMS का वैल्यू आ चुका है। अब जो पावर डिलीवर होगा हीटर पे वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। V स्क्वायर डिवाइड बाय R। अब ये V स्क्वायर जब आपको 230 नहीं लेना होगा, ये आपको ये 162 की वैल्यू लेनी पड़ेगी। 162.66 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय R। RL का वैल्यू जो है हमने ऑलरेडी निकाल दिया रेजिस्टेंस का, जो कि हमारे पास 52.9 ओम्स है। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका जो वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली निकल के आता है, ठीक है, वो आता है हमारा 500 वाट्स का। ओके, ऑप्शन जो है बी इसमें करेक्ट आंसर गिवन है। क्लियर हो चुका, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। फंडामेंटल है गाइस, लेकिन थोड़ा सा आपको कैच रहती है कि आपको ये डायोड की भी वैल्यू दी जाती है, मतलब आई मीन यहाँ पे डायोड के थ्रू कनेक्टेड है, ये भी आपको पूछा जाता है, जहाँ पे आपका VRMS का वैल्यू चेंज होता है। इंटरडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट होने के कारण थोड़ा सा पेपर आपको डिफिकल्ट लग सकता है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपके आने वाले क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है और काफ़ी टू द पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वाई बस मैट्रिक्स फॉर द गिवन फॉर द डेटा गिवन बिलो। यहाँ पे डेटा बताया गया, ठीक है, फ्रॉम और टू बस बताया गया, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो हमें जो है वाई बस के लिए वैल्यूज निकालने के लिए पूछा जा रहा है। सिंपल है, हम लोग इसको फर्दर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सी, तो यहाँ पे वाई बस फॉर्मेशन के लिए जो है हमारा, यहाँ से मैं लिखना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। अगर हमें वाई बस फॉर्मेशन करना होगा तो YIJ विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ स्मॉल YIG। ओके, एंड जो डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या रहेगा हमारे पास YII। ओके, इट विल बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल द एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस है, ऑल एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस I। ओके, क्लियर है यहाँ तक। जो हमारे पास में रिएक्टेंस गिवन है, जहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंस का वैल्यू गिवन है, रेजिस्टेंस 0 है, ये फर्स्ट रिएक्टेंस है, सेकंड रिएक्टेंस है, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पे रिएक्टेंस की वैल्यू गिवन है X12 विच इज़ 0.34, राइट, X23 विच इज़ गिवन एज 0.42 एंड X जो है 13 का वैल्यू गिवन है विच इज़ 0.30। ओके, 0.30, ये तीनों वैल्यूज गिवन है। शंट रिएक्टेंसेस की वैल्यू गिवन है X20, ये हो जाएगा हमारे पास शंट रिएक्टेंसेस 20 एंड 30। ओके, आई चेंज द कलर सो दैट आप इसको अंडरस्टैंड समझ सको अच्छी तरीके से, ठीक है। X20 विल बी इक्वल्स टू 0.15 X ऑफ 30 विच इज गिवन एज 0.1, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज गिवन है, ये हमारे हो गए शंट रिएक्टेंसेस, ठीक है। अब क्योंकि रेजिस्टेंस जो है हमारा 0 है, ठीक है, यहाँ पे आप देखते हो कंप्लीट रेजिस्टेंस इज 0, तो जो y का वैल्यू निकल जाएगा y विल बी इक्वल्स टू 1/jx, ओके, विच इज माइनस j ऑफ 1/x, राइट। ये ऐसा हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एडमिटेंसेस निकालने पड़ेंगे सभी के वैल्यूज y12, y23, y13, y20 एंड y30, ठीक है। सारे वैल्यूज हम लोगों को निकालने रहेंगे, सो दैट विल यूज अ डिफरेंट कलर, आप उसको समझ सको। y12 को यहाँ पे मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ, आंसर मैं डायरेक्टली मार्कअप कर दूंगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की रिक्वायरमेंट कम है। y12 विल बी इक्वल्स टू 1/j 0.34 विच इज इक्वल्स टू माइनस j.294, ठीक है। ये आ गया हमारे पास y12 का वैल्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y12 का वैल्यू कितना है 0.34 है, ठीक है। एडमिटेंस इज रेसिप्रोकल टू द रिएक्टेंस, इसलिए हमने क्या किया y12 विल बी इक्वल्स टू 1/ जो इसका वैल्यू रहेगा, ठीक है, x, ठीक है, ये आपको समझ गया। देखिए, क्योंकि क्या होता है, जो हमारा रेजिस्टेंस है इट इज़ रेसिप्रोकल टू द कंडक्टेंस, वैसे हमारे पास जो एडमिटेंस है, ठीक है, इट इज़ रेसिप्रोकल टू द रिएक्टेंस। तो जो हमारा एडमिटेंस है जो हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा रेसिप्रोकल होगा रिएक्टेंस का। तो y12 विल बी इक्वल्स टू 1/j 0.34, j 0.34 क्या हो गया, ये हमारा x12 है, क्लियर है, इससे हमारा एक वैल्यू आ चुका है। अभी हमारे पास दूसरा जो है y23 विल बी विच इज़ 1/j 0.42, ठीक है, 0.42, इसको हम लोग इन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस ऑफ j 2.34
381, ओके, यहाँ तक ये वैल्यू आ गया। देन आएगा हमारे पास y13 विच इज़ गिवन एज 1/j13 का वैल्यू कितना है 0.30 है, ठीक है, 0.3, जस्ट अ सेकेंड, j 0.30, इट विल बी कम आउट एज -j 3.33, ओके, ये यहाँ तक वैल्यू आ चुका है। देन हमारा y20 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/j 0.15 विच इज़ कैलकुलेटेड एज -j 6.67, ओके, यहाँ तक ये y20 का वैल्यू हो गया। y30 का वैल्यू जो हमारा निकल के आएगा, ठीक है, वो रहेगा हमारे पास 1/30 का वैल्यू कितना गिवन है, राइट, विच इज़ 0.1। तो j 0.1 का इन्वर्ट जो हमारा निकल गएगा -j10। ये सारे वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब हमें ऑफ डायगोनल जो है टर्म्स को वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जैसे y12 है, ठीक है, y23 बेसिकली हमारे पास निकल के आ चुकी है, ठीक है। तो j -2.94 का वैल्यू आ चुका है, 23 का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, ठीक है, एंड हमारे पास में j13 का भी वैल्यू निकल के आ चुका है। अब हम लोग इससे भी इवेल्युएट करके इसका आंसर जो डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी में जो गिवन है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ समझेगा, ठीक है, यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे एडमिटेंसेस कैलकुलेट किए, ये जो आपको y जो दिखाई दे रहे, दीज आर द स्मॉल y, ओके, ये सारे स्मॉल y मैं क्लियरली मेंशन करना चाहता हूँ, बहुत बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, दीज आर द स्मॉल y, ओके, ओके, यहाँ तक हमारे पास आ चुका है। अभी जो है इसके थ्रू भी हम लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको बेसिक्स इसके शॉर्टकट चीज़ें पता है तो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ये जो है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, क्लियरली समझिएगा, ठीक है। अगर हमारे पास एग्जाम्पल की बात करते, अगर ब्रांच एडमिटेंस जो है ये हमारा एग्जाम्पल है, ये समझिएगा, यहाँ पे y23 है, ओके, जिसका वैल्यू है माइनस, ये मैं आपको स्मॉल y लिख देता हूँ, स्मॉल y23 विच इज़ माइनस ऑफ j 2.381, ओके। तो इसका y बस एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसका y बस कैपिटल y23 ये हो जाएगा पॉजिटिव j 2.381, ये आपको समझ में आ चुका, ठीक है। तो जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट रहते हैं वो नेगेटिव रहते हैं ऑफ एडमिटेंस बिटवीन द बसेस, ओके, ये आपको इसलिए साइन जो है हमारा चेंज हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। दैट मीन्स अगर हम लोग y i j की बात करते हैं तो कैपिटल y i j की, लेट्स कंसीडर कैपिटल y i j, इट विल बी इक्वल्स टू माइनस स्मॉल y i j, ओके, क्लियर हो चुका। ये आपको इसलिए मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें क्लियर करता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है फंडामेंटल ओरिएंटेशन से ही इसमें दिक्कत जाती है, ठीक है। सो डोंट वरी, एक बार आपको इसमें यूज टू हो जाओगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो हमारे पास में ऑफ डायगोनल एलिमेंट है हम लोग उसको पॉजिटिव कंसिडर करके यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y12 का वैल्यू कितना आ जाएगा j 2.94, ठीक है, ये 2.94 हमारे पास आ गया, माइनस था तो ये पॉजिटिव हो गया। देन y23 का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना है j 2.381 था, ठीक है, इट्स 381 नॉट 281, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में j 2.381 एंड हमारा y13 का वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास j 3.33, ठीक है, j 3.33, ये हमारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट आ गए। अब देखिए डायगोनल एलिमेंट्स या फिर डायगोनल टर्म्स भी हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेंगी, ठीक है, जिसमें हम लोग वैल्यू निकालेंगे y11, y22, y33 का, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ कैसे निकल के आएंगी, आई चेंज द कलर फर्दर सो दैट यहाँ पे और डिस्क्रिमिनेट ना हो आपको, ठीक है। y1 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2.94 प्लस हमारे कितना जाएगा 3.33, ठीक है, 3.33, ठीक है, j, इसका वैल्यू निकल के आएगा, यह आएगा माइनस j 6.27, ठीक है, ये हमारे पास y11 का वैल्यू आ गया। देन हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे y22 का, ये कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 2.94 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2.381, ठीक है, 2.381 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6.67, ठीक है। 6.67 कौन सा था, ये था y20 का 6.67, ठीक है। इसका जो वैल्यू निकल के आएगा ये आएगा हमारे पास माइनस j 11.98, ठीक है, एंड y33 का जो वैल्यू निकल के आएगा वो रहेगा हमारे पास माइनस ऑफ 3.33, ये था y13,
प्लस 2.381 2.381 राइट, एंड प्लस 10, ठीक है। ये जो 10 आया था हमारा y30 को हम लोग इसको ऐड ऑन करेंगे, तो इसका भी वैल्यू हमारे पास जो निकल के आता है आएगा -J15.714। ओके, ये हमारा वैल्यू निकल के आता है यहाँ पे, ठीक है। मैं क्लियरली और लिख लेता हूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, -J15.714, ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ चुके हैं, तो इससे पूरा वाई बस हमारा इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहली जो टर्म थी वो थी हमारे पास y12, y23, y13 इस तरीके से, ओके, y11, y22, y33, ठीक है। तो और डायगोनल एलिमेंट्स भी आप इसमें देख सकते हो, -J6.27, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, -J2.67, ठीक है, -J11.98 एंड ये हमारे पास डायगोनल में था -J15.714। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ पे क्लियरली मैंने मेंशन करा दिया, ठीक है। अभी मैं आपको इरेज करने के लिए नहीं रखता हूँ, बाकी सारी वैल्यूज़ आप मैचअप करके देख सकते हो। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था कि फॉर दिस गिवन डेटा, ठीक है, हमें वाई बस मैट्रिक्स निकालना था। ओके, क्लियर है। पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन बी। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को जरूर लाइक करके सेशन को आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन इज, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉइल्स विल देयर इन अ डायनामो टाइप पावर फैक्टर मीटर फॉर अ बैलेंस 3 फेज लोड। कितने नंबर ऑफ कॉइल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी इन अ डायनामो टाइप पावर फैक्टर मीटर फॉर अ बैलेंस 3 फेज लोड। तो उसके लिए हमारे पास में एक प्रेशर कॉइल एक करंट कॉइल रहता है और 2 प्रेशर कॉइल रहता है। ये हमारा हो गया करंट कॉइल, ठीक है, जो कि हमारा फिक्स रहता है, और जो 2 हमारे प्रेशर कॉइल रहते हैं। अब इस केस में आप समझिएगा, ठीक है, मीटर में 2 आइडेंटिकल प्रेशर कॉइल रहते हैं। एक तो हो गया हमारा प्रेशर कॉइल ए और ये हो गया हमारे पास प्रेशर कॉइल बी। ओके, तो जो प्रेशर कॉइल ए जो रहता है हमारे पास में, ये सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है, और इसमें कोई भी इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं रहता, इंडक्टिव रेजिस्टेंस नहीं रहता, और ये सीरीज में जोड़ा जाता है सर्किट के साथ में, ठीक है। एंड हमारा जो कॉइल बी है, ठीक है, ये हमारा हाईली इंडक्टिव है, ये कनेक्टेड रहता है सीरीज विद द सॉकेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा बी है, इट इज़ अ हाईली इंडक्टिव, जिसके कारण जो है हमारे पास में कॉइल ए जो है फेज में रहता है सर्किट के साथ, और जो कॉइल बी है हमारा, ये इसके इंडक्टिव रिएक्टेंस के होने के कारण, इंडक्टेंस के होने के कारण 90 डिग्री से फेज डिस्प्लेस्ड रहता है, ठीक है। इस तरीके से वर्क करता है, जहाँ पे हमारे पास में एक फिक्स कॉइल रहता है और जो 2 मूविंग कॉइल रहते हैं, ठीक है, जो कि प्रेशर कॉइल रहता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आता है। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, क्लियर है। पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द क्वेश्चन इज अगेन बेसिक न्यूमेरिकल। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 3-phase जनरेटर delivers a 1 pu power to an infinite bus through a transmission network. When a fault occurs, a maximum power which can be transferred during the pre-fault, during fault and post-fault conditions are 1.75 pu, 0.4 pu and 1.25 pu. Find the critical clearing angle. यहाँ पे हमें क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल के बारे में एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा गया है। ओके, तो जहाँ पे बताया गया है कि एक 3-phase जनरेटर डिलीवर कर रहा है 1 pu पावर एक इन्फाइनाइट बस को थ्रू द ट्रांसमिशन नेटवर्क। तो जब भी फॉल्ट होता है, एक मान लो हमारा जनरेटर है, ठीक है, ये इन्फाइनाइट बस को एक पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो जब भी पावर बेसिकली जो पावर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में प्री फॉल्ट के टाइम का जो पावर है 1.75 pu है, ड्यूरिंग फॉल्ट का है 0.4, और पोस्ट फॉल्ट कंडीशन में हमारे पास 1.25 pu। तो हमें क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल निकालना है। तो क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल ये हमें सबसे पहले तो समझना होगा कि सर व्हाट इज क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। तो ये एक ऐसा एंगल होता है जो कि डिफाइन किया जाता है एज द मैक्सिमम चेंज इन द लोड एंगल कर्व बिफोर क्लियरिंग द फॉल्ट विदाउट लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म। बिना लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म में, ठीक है, जो मैक्सिमम चेंज हमें देखने को मिलता है लोड एंगल कर्व में, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल, ठीक है। मतलब कि ये जो हमारा क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल है काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पावर सिस्टम में। इसका फॉर्मूला जो आपको सबसे पहले तो लर्न कर लेना होगा। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली इसका इमेज लेके आ गया सो दैट उसको लिखने में हम लोग टाइम स्पेंड ना कर सके। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, डेल सी विच इज कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ पी एस डेल मैक्स माइनस डेल जीरो, PM3 कॉस ऑफ डेल मैक्स माइनस PM2 कॉस ऑफ डेल जीरो, PM3 माइनस PM2, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज PM1 और PM2 और PM3, ठीक है। तो PM1 जो है हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग द प्री फॉल्ट, ठीक है, ये होता है हमारा प्री के लिए। ओके, PM2 का जो वैल्यू गिवन है ये होता है हमारा ड्यूरिंग द फॉल्ट, ठीक है, ये ड्यूरिंग फॉल्ट होता है, ठीक है। एंड PM3 इज व्हाट, ठीक है, PM3 जो होता है ये होता है हमारा पोस्ट फॉल्ट कंडीशन में, ये पोस्ट फॉल्ट कंडीशन में होता है। क्लियर हो चुका। और यहाँ पे जो हमारा डेल जीरो जो है, ये हमारा डेल जीरो, ये भी हमें निकालना रहता है। ये इनिशियल पावर एंगल रहता है हमारा विच इज डेल जीरो, जो हम लोग निकालते हैं साइन इनवर्स ऑफ PS अपॉन PM1, ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला उसका, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डेल मैक्स का भी हमें वैल्यू निकालना आना चाहिए, विच इज गिवन एज 180 माइनस साइन इनवर्स ऑफ PS अपॉन PS3, ठीक है।
ओके ये हमारे दोनों फॉर्मूलेज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके तो यहाँ पे हमारे पास में तीनों कंडीशन में PM1 PM2 और PM3 की वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है ये PM1 की वैल्यू होगी, PM2 की वैल्यू होगी और PM3 की वैल्यू होगी। मैं फिर से लिखूंगा नहीं, यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे बता देता हूँ, PM1 ये PM2 और ये हमारा हो गया PM3। ओके क्लियर है। इस फॉर्मूलाज को हम लोग यहाँ पे रख लेते एज ऑफ नाउ। अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें जो इनिशियल पावर एंगल del 0 का वैल्यू निकालना रहेगा, तो इसमें हम लोग जो है ये वैल्यूज़ में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है ओके इस केस में यहाँ पर del 0 का वैल्यू हमारा निकल के आएगा। जस्ट मिनट, यहाँ पे पेन ऑपरेट नहीं हो रहा, राइट दिस del 0। ओके ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, PM1 का वैल्यू गिवन है। ठीक है या फिर अगर हम लोग कहेंगे कि हमारे पास में जो PS का वैल्यू रहता है ये अगर हमें निकालना होगा तो उसके लिए भी एक छोटा सा फॉर्मूला रहता है, तो प्लीज़ आप उसको भी नोट डाउन करके चलिएगा। मैं बताता हूँ ये मैकेनिकल पावर इनपुट जो रहता है, ठीक है इसके लिए भी फॉर्मूला रहता है। देखिए यहाँ पे मैं नोट डाउन करके लिख लेता हूँ। सी PS इज इक्वल्स टू PM1 साइन ऑफ del 0। इसी से हमने ये फॉर्मूला इन्वेंट किया है, या फिर हम लोग कहेंगे रिस्ट्रक्चर किया, नॉट इन्वेंट, रिस्ट्रक्चर किया। तो ये हमारे पास del 0 का वैल्यू आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ। ठीक है PS का वैल्यू कितना है हमारे पास, 1 गिवन है एंड। ठीक है देखिए PS का वैल्यू ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, ये PS का वैल्यू गिवन है विच इज़ मैकेनिकल इनपुट पावर। ओके ये 1 PU का वैल्यू हमारे पास गिवन है, 1 डिवाइड बाय यहाँ पे कितना PM1 का वैल्यू मैंने ऑलरेडी बता दिया 1.75 है। ठीक है तो यहाँ पे del 0 का वैल्यू निकल के आता है, del 0 का वैल्यू यहाँ पे आता है वो आएगा 34.84 डिग्री। ये आ चुका है हमारे पास फर्स्ट वैल्यू। ओके इसको हम कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम स्विंग एंगल जो हमारा del max है ये हमें निकालना रहेगा। ये हो गया हमारा मैक्सिमम स्विंग एंगल विच इज़ del max। ओके तो यहाँ पे हम लोग इसको फर्दर रिजॉल्व करते हैं, 180 माइनस साइन इनवर्स ऑफ PS का जो वैल्यू गिवन है 1 डिवाइड बाय PS3 का वैल्यू गिवन है 1.25। ओके वो आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस, इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आता है 53.13 डिग्री, राइट। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगा वो रहेगा हमारे पास 126.87 डिग्रीज। ओके ये del max का भी हमारा वैल्यू निकल के आ गया। ओके इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं इस तरीके से। अभी हमें ये सारे वैल्यूज जो है इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने रहेंगे। ठीक है तो जो हमारा क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल का फॉर्मूला रहेगा cos ऑफ इनवर्स ऑफ PS del max माइनस del 0, ये कंप्लीट फॉर्मूला में हम लोग सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसके बाद ही आपको ये प्रॉपरली इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है लेट्स सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यूज। आप इसके बाद फर्दर रिजॉल्व कर सकते हो। cos इनवर्स ऑफ 1 2.21 माइनस 0.6 प्लस 1.25 PM3 का वैल्यू कितना गया 1.25 इंटू कॉस ऑफ del max। ठीक है जो कि वैल्यू गिवन है 126.87 डिग्री, राइट, माइनस ऑफ हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू रहेगा PM2 का विच इज़ गिवन है 0.4 कॉस ऑफ यहाँ पे हमारे पास del 0 का वैल्यू गिवन है विच इज़ गया 34.84 डिग्री। ठीक है ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय हमारे पास PM3 माइनस PM3 का वैल्यू गिवन है विच इज़ 1.25 माइनस 0.4। इस कंप्लीटली वैल्यू को सॉल्व करने के बाद जो हमारा del C का वैल्यू निकल के आता है क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल का वो आता है 51.27 डिग्री। ओके जो कि गिवन है हमारे ऑप्शन डी में। क्लियर हो चुका। थोड़ा सा आपको ये फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। अब इस साल का हमारा प्रेडिक्शन है कि इस बार आपको जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको एज इट इज फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। वो डायरेक्टली पूछ लेंगे कि आपको जो है कौन सा जो है बेसिकली फॉर्मूला इसके लिए वैलिड होगा। ठीक है इसमें क्या करेंगे वो PM2 माइनस PM3 यहाँ पे PM1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऐसे ऑप्शंस वेरिएशन करेंगे। तो इसलिए नोट डाउन कीजिएगा ये फॉर्मूला आपको बन सकता है। ठीक है क्लियर है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें सिंपल यहाँ पे बायोट-सावर्ट लॉ हमें पूछा गया। ठीक है तो बायोट-सावर्ट लॉ जो हमें मैग्नेटिक फील्ड रहती है ड्यू टू द करंट एलिमेंट वो हमें बताता है। ठीक है इसका सीधा आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी DB इज टू म्यू आई साइन थीटा अपॉन 4 pi r square DL। ओके
क्लियर हो चुका। ऑप्शन जो है हमारा सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, ये लॉ हमें बताता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट, ये होता है हमारा बायट-सावर्ट लॉ। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी आईओ पोर्ट्स कैन 8085 एक्सेस। ठीक है, 8085 कितने आईओ पोर्ट्स को, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, वो 256 को एक्सेस कर सकता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो चुका। अगर हमारे पास 2⁸ की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 256। ओके, कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द क्वेश्चन इज फाइंड द लैग कॉम्पेंसेशन ऑफ द गिवन आरसीसी नेटवर्क। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन के साथ में। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ों को लेके एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज़ कहीं भी फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिएगा, सो दैट आप उसको कहीं भी समझ नहीं पाओगे। ठीक है, फाइंड द लैग कॉम्पेंसेशन ऑफ द गिवन आरसी नेटवर्क बताया गया। यहाँ पे R1 का वैल्यू गिवन है, R2 का वैल्यू गिवन है। ठीक है, दैट मीन्स एक रेजिस्टेंस गिवन है, कनेक्टेड है, और उसके बाद ये फिर से ब्रांच भी कनेक्टेड है R2 और C। ठीक है, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज है हमारा V2। ओके, तो जो हमारा आउटपुट आ रहा है V2, ठीक है, ये किसके कॉम्बिनेशन में आ रहा है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे R2 और C के कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो कैपेसिटिव का इंपेडेंस कितना रहेगा हमारे पास ZC, वो कितना रहेगा 1/(s)C। ओके, तो जो हमारा ब्रांच इंपेडेंस कितना रहेगा कंप्लीट Z, इसे हम लोग निकाल सकेंगे। सिंपल सी बात है कि दोनों का एडिशन होगा रेजिस्टेंस प्लस ये हमारा जो रहेगा इम्पिडेंस, जो कैपेसिटेंस के द्वारा अब ये हमारा ऑफर हो रहा है, वो रहेगा हमारे पास 1/SC। ठीक है, क्लियर हो चुका। ये स्मॉल s रहता है और कैपिटल C रहता है। ओके, इस तरीके से ये हो गया हमारे पास इसका ब्रांच इम्पिडेंस। ठीक है, अभी हम लोग एज अ वोल्टेज डिवाइडर रूल को निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा V2 ऑफ S डिवाइड बाय V1 ऑफ S विल बी इक्वल्स टू R2 प्लस, ठीक है, R2 प्लस ये हमारा रहेगा जो कैपेसिटेंस का इम्पिडेंस था 1/SC डिवाइडेड बाय, ठीक है, R1, दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, ये भी हमारा रेजिस्टेंस ऐड होगा R1 प्लस R2 प्लस 1/SC। ओके, तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बाय SC, ठीक है, तो इसका वैल्यू किस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, समझिएगा। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, देखिएगा इस 1 प्लस SR2 इंटू C डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन ब्रैकेट S इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 इंटू C। ओके, तो अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड लैग कॉम्पेंसेटेड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा मैं और क्लियरली लिख देता हूँ। ठीक है, बहुत बार क्या होता है चीज़ समझ में दिक्कत जाती है, 5 और S सिमिलर से दिखते हैं, स्मॉल s R1 प्लस R2 इंटू C। ठीक है, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे जो हमारा लैग कॉम्पेंसेटर का फॉर्म है GC ऑफ S के साथ में। ठीक है, मैं कलर चेंज कर दूँ तो आपको कंपैरिजन करने के लिए ईजी होगा। इसमें GC ऑफ S विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस S टाउ डिवाइड बाय 1 प्लस S बीटा टाउ। ओके, ये जो T जैसा दिखता है इसको हम लोग कहते हैं टाउ। ओके, तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, ध्यान दीजिएगा जस्ट मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे जो T होगा, टाउ होगा, ठीक है, मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे आपको, टाउ का वैल्यू कितना रहेगा R2C। ठीक है, R2C, क्योंकि S और ये देखिए यहाँ पे S है और टाउ का वैल्यू कितना आ जाएगा R2C। ओके, एंड जो हमारे पास बीटा T का वैल्यू गिवन है, ठीक है, बीटा T नहीं मतलब टाउ, बीटा टाउ विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए बीटा टाउ मतलब क्या है S इंटू C है। ठीक है, तो बीटा टाउ मतलब यहाँ से हमें कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास R1 प्लस R2 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय C, ये हो जाएगा हमारे पास बीटा टाउ का वैल्यू। ये दोनों वैल्यूज हमें इंपॉर्टेंट है, आगे चल के लगेंगे। ठीक है, क्लियर हो चुका, आई हाईलाइट दिस एज वेल। ये और ये वैल्यूज हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, अभी देखिए दोनों वैल्यूज आ चुके हैं हमारे पास में, टाउ का भी आ चुका है, बीटा टाउ का भी आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो टाउ की वैल्यू है ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो बीटा इंटू R2 इंटू C, ब्रैकेट नहीं लिया तो भी चलेगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ, R2 इंटू C इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में R1 प्लस R2 इंटू C। ठीक है, यहाँ तक आ चुका। अगर हम लोग C और C ये दोनों कैंसिल कर दे तो यहाँ पे हमारा बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R2, ये हमारे पास बीटा का वैल्यू आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्लियरली अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी बात अगर हम लोग डिफाइन करेंगे
कि जो R1 और R2 की वैल्यू है, चाहे वो R1 हो और R2 हो, इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, ये ज़ीरो से ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो इसी का मतलब क्या है कि हमारा बीटा जो है ये हमारा ग्रेटर देन 1 है, और यही हमें डिफाइन करता है कि ये हमारा एक लैग कॉम्पेंसेशन है करके, लैग कॉम्पेंसेटर है करके, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएंगी तीनों, हमें सीधा सीधा ये रिजॉल्व ही करना था इसके सारे वैल्यूज़ को, तो ये आ जाएगा हमारा जी सी ऑफ एस को वी ऑफ एस अपॉन वी वन ऑफ एस, ठीक है। देखिए जी सी ऑफ एस का मतलब क्या है, वी टू ऑफ एस डिवाइड बाई वी वन ऑफ एस, ठीक है। ये कितना आया, 1 टाउ एस प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस एस टाउ, या फिर टाउ एस प्लस 1 भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। बीटा टाउ एस, ठीक है, बीटा टाउ एस प्लस 1, ये तो हमारा एज इट इज फॉर्मूला आ गया। इसको हमने डायरेक्टली कंपेयर किया, तो यहाँ पे जो टाउ का वैल्यू निकल के आया था, ये आया था हमारे पास में R2 इंटू सी, ठीक है, ये हमारा एक वैल्यू आ चुका R2 इंटू सी, एंड बीटा का वैल्यू था R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2 विच इज़ ग्रेटर दैन 1। ये कॉम्पनसेटर हमें सेटिस्फाई करता है कि हमारा एज अ लैग कॉम्पनसेटर करके वर्क करेगा। क्लियर हो चुका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आपको प्रीवियसली पूछा गया था, इस तरीके से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़ा सा आपको देखने में डिफिकल्ट लग सकता है, बट काफ़ी सिंपल से रहता है अगर आपको अप्रोच पता है तो, ठीक है। मैं आपको स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ों में स्किप कर सकता हूँ मैं, बट थिंग इसकी वो स्टेप समझ में नहीं आते अगर इंटरडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज the power input in a block rotor test performed on a 3-phase induction motor is approximately equals to what, ठीक है। तो देखिएगा इस ब्लॉक रोटर टेस्ट में जो है हमारे पास में जो रोटर रहता है, जो मूविंग रोटर रहता है, उसको फिक्स कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, पूरा का पूरा जो पावर कंज्यूम होता है वो होता है हमारे आई स्क्वायर आर लॉस को मीट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो पावर लॉस होगा ये होगा इन द आई स्क्वायर आर लॉस इन द वाइंडिंग, ठीक है। तो ब्लॉक रोटर टेस्ट में जो है जो हमारा रोटर है वो हमारा स्टेशनरी रहता है, तो इसमें एस का वैल्यू कितना रहेगा, स्लिप का वैल्यू वो रहेगा हमारे पास 1, ठीक है। अप्लाइड वोल्टेज भी हमारा कम रहेगा, तो जो फ्लक्स है वो भी हमारा कम रहेगा, आयन लॉसेज भी हमारे निग्लिजिबल रहेंगे। तो सारा का सारा पूरा पावर जो है हमारा रिप्रेजेंट करेगा हमारे कॉपर लॉसेस को, ठीक है। स्टेटर में और जो रोटर वाइंडिंग में कॉपर लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो कॉपर लॉसेस किससे डिफाइन किया जाता है, आई स्क्वायर आर से, ठीक है। तो ये जो लॉसेस हमारे पास ये रहेगा, जो पावर फीड करेगा वो सिर्फ और सिर्फ लॉसेस को फीड करेगा, ठीक है, जो कि करेक्ट आंसर गिवन है हमारे ऑप्शन डी में। क्लियर हो चुका, ये था इसका करेक्ट आंसर। अभी हम लोग यहाँ पे पॉज लेते गए, ठीक है। मैं मेंशन करना चाहूँगा क्योंकि हमारे पास कंप्लीट हमें 100 क्वेश्चंस को और डिटेकेट प्रॉपरली थरोली समझना है, ठीक है। तो अभी तक हमने 20 क्वेश्चन को कवर अप कर लिया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ट्राई करेंगे 30 क्वेश्चन या फिर हम लोग 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन द टाइम लिमिट, सो दैट आप अच्छी तरीके से थरोली समझ सको, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको फिर से रिमाइंड करना चाहता हूँ, अगर अपने पेपर 1 पेपर 2 की दोनों तैयारी अगर 50-50% अच्छी तरीके से तैयारी नहीं शुरू कर लिए तो आप समझ के चलिएगा कि काफ़ी अब दूर हो एग्जामिनेशन में, ठीक है। पेपर 1 को प्रिपेयर करना उतना ही इक्वल है जितना पेपर 2 के टेक्निकल के लिए करोगे, ठीक है। क्योंकि लास्ट का अगर कट ऑफ देखते हैं तो 150 के रेंज में आपको कट ऑफ देखने को बोला है, 150-155। अब वहाँ पे उस टाइम पे खैर हमारा इंटरव्यू था, अभी इस टाइम पे इंटरव्यू नहीं है, बट लेकिन आपके जो 200 मार्क्स का जो रेंज रहेगा 200 क्वेश्चन का, इसमें आपको काफ़ी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, जिसमें आपको बेस लाइन मिलेगा वो आपके पेपर 1 के साथ में। तो प्रॉपरली आपका जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश आज से ही शुरू कर दो, ठीक है, जिसके लिए हमने डेडिकेटेड कैपिट्यूड्स पे एक बैच शुरू कर दिया ऑलरेडी, 9 तारीख से शुरू हो चुका है। सारे डे टू डे जो शेड्यूल है उसका शेड्यूल का पीडीएफ में मैंने बता दिया, अगर आपको नहीं मिला होगा तो ले लीजिएगा, आप भी फॉलो कर सकते हो आपकी स्टडीज़ के लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसको कोर्स लेके ही आपको पीडीएफ मिलेगा, मैं आपको सारे एस्पिरेंट्स को फ्री में वो दे रहा हूँ, तो ज़रूर उसको भी ऐसा आपके पास रेफरेंस के लिए लग सकते हो कि उसके अंदर सिलेबस है, प्रॉपरली की पॉइंट्स है, एनालिसिस भी हमने कर रखा है जो आपको मैंने आज बताया था, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। और ये कूपन कोड भी काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए, बार बार इसलिए कह रहा होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लेट ज्वाइन करने के बाद हम कहते हैं कि सर हमें कूपन शुरू कर दीजिए, वैसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मैक्सिमम ये कूपन कोड का बेनिफिट ले लीजिएगा। सिमिलर सी कोल इंडिया का टेक्निकल का बैच जो है, बैच 2 प्योरली इलेक्ट्रिकल के लिए एस्पिरेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, 100 क्वेश्चन की पूरी तैयारी जो है आपके सब्जेक्टिव पेपर में जो आपके नोट्स बनते हैं वीडियो लेक्चर्स के साथ, ई बुक्स, एडिशनल की पॉइंट्स, जितना भी एक एस्पिरेंट्स को रिक्वायर्ड डेटा रहता है, हम लोग सारी की सारी चीज़ें ऐड कर दें, और हम लोग इसके अंदर कुछ ही दिनों के अंदर टेस्ट भी ऐड करना शुरू करेंगे, जो कि आपको सब्जेक्टिव भी देखने को मिलेगी, जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जामिनेशन के लिए। इसका भी कूपन कोड MT500 से आप सीधा 500 रुपीज़ का ऑफ ले सकते हो, तो जल्दी उसको यूटिलाइज़ कीजिएगा और आपकी पेपर 1 की दोनों तैयारी को शुरू कर देगा, ठीक है, शुरू कर दीजिएगा। हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs के कैपिटोट्स और टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। कैपिटोट्स पे आपको कौन सा रीजनिंग ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, तो जरूर प्रीवियस भी आप जाके सॉल्व कर सकते हो। इंग्लिश के भी डेली वो क्या वहाँ पे आपको मिलते हैं, ठीक है, और ऐसे क्विजेस भी आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो दोनों टेलीग्राम चैनल के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, और डेली क्विजेस भी हम लोग अपलोड करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs के टेलीग्राम चैनल पे, तो जरूर उसको फॉलो कीजिएगा। इसका सिलेबस चाहिए होगा PDF का, मतलब ये
CIL का, चाहे आपको टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, वो भी मैं दे दूंगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ठीक है। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल कैपिट्यूड्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। प्रीवियस सेशन को देखने के लिए यहाँ पे इसको क्लिक करके वॉच कर सकते हो। जो हमने एनालिसिस किया है कंप्लीट पेपर 1 का, वो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। पेपर 2 का एनालिसिस आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। आईफोन के एप्लीकेशन की लिंक भी अगर आपको चाहिए होगी तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई भी क्वेरी आते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके सिक्वेंशियल 21 क्वेश्चन टू हमारे 40 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। फर्दर अगर कोई क्वेरी होगी तो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मुझे पूछ सकते हो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन गाइस। मिलते भी हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपडेट एंड हैव अ नाइस डे।